हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पर 8वीं क्लास है। आज हम देखेंगे अगस्त 2024 का यूपी का पूरा करंट अफेयर। जो लोग भी नए हैं, जिन्होंने पिछले महीनों के करंट अफेयर्स पर क्लास नहीं देखी है, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स पर क्लास आ चुकी है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके उनको भी देख सकते हो। इसमें जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं ना, तो ये समझ लो जितने भी सोर्सेस आपके बाहर अवेलेबल हैं, सारे सोर्सेस में जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम एक साथ लाके आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लो। ठीक है। बीपीओ वालों के लिए एक अपडेट है। जितने भी बीपीओ पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, इनका एक फुल टेस्ट होगा। टेस्ट कहाँ होगा? आपका जीएस रिवॉल्यूशन ऐप पर। यही जीएस रिवॉल्यूशन आप सर्च करोगे प्ले स्टोर, वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा। इस पर फुल टेस्ट होगा। टेस्ट का लेवल उसी तरह से होगा जिस तरह से यूपी ट्रिपल एस सी अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक सही, दो सही, तीन सही, तीनों सही, है ना, या विकल्प में सही, यूपीएससी लेवल तक के कुछ क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। तो हम लोग तो ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं। जितने आपके 22 टेस्ट हुए हैं फुल टेस्ट टेस्ट सीरीज बैच में, वो सारे टेस्टों का लेवल यही रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, वो कोई भी टेस्ट, किसी भी तरीके का एग्जाम हो रहा है, अगर लेवल कितना भी टफ आ रहा है, ये लोग चौंक नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले से उनको अभ्यास है इन सारी चीज़ों का। ये फुल टेस्ट आप लोगों का होने जा रहा है। सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी आपकी। करंट अफेयर्स यूपी का कवर होगा, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, पंचायती राज और स्कीम्स। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। 2 दिन है अभी आपके पास, 4 से 6 बजे के बीच में 6 तारीख को टेस्ट होगा आपका। बाकी जो लोग भी बीपीओ की तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके पूरी क्लासेज देख सकते हो, यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया लव जिहाद विधेयक 2024। ठीक है। पहला तो एक क्वेश्चन यही आता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी विधानसभा है? तो 8वीं विधानसभा है जो इस टाइम चल रही है। इसके बाद अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। ये सब तो आपको पता ही होगा। कितने सदस्य हैं, कितने एससी समुदाय के लिए सीटें रिजर्व हैं, कितनी एसटी के लिए सीटें रिजर्व हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेता विपक्ष कौन है इस टाइम, है ना, और कुछ मंत्री विशेष जैसे वित्त मंत्री हो गए सुरेश खन्ना, और भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं, विधेयक का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक। ठीक है, ये संशोधन विधेयक है, मतलब ये विधेयक पहले आ चुका है, अब इसी में संशोधन करके जो सजा है वो बढ़ाई गई। ठीक है। अगर जो आरोपी हैं उन पर दोष सिद्ध होता है तो उनके लिए अधिकतम अब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। ये भी पूछा जा सकता है। अब तो बहुत डिटेल में बड़ी माइनर सी चीजें पूछी जा रही है, ध्यान रखना। यहां तक पूछा जा रहा है कि इसके आगे अगर जुर्माना है तो वो 5,000 होगा कि 3,000, ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है। यदि धर्म परिवर्तन किस किस वजह से हुआ हो, यदि धर्म परिवर्तन धमकी दे के कराया गया हो, विवाह का वचन या साजिश के तहत कराया गया है, तो इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है, एवं इसके लिए 20 वर्ष का कारावास एवं आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान। पहले ये पढ़ लो, फिर मैं एक उस पे आता हूं जो प्रसिद्ध एक वाद है सुप्रीम कोर्ट का, एमपी सरकार और उसके विरुद्ध। ठीक है, स्टेलिसनास वाद। ठीक है, उस पे आएंगे। धर्म परिवर्तन के खिलाफ सबसे पहला निर्णय, जो जबरदस्त निर्णय था, वो ये था, तो उस पे आएंगे। ठीक है। इसके अनुसार ना केवल पीड़ित बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन, अपितु किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है। पहले क्या था ना, पीड़ित ही दर्ज कर सकती। अब जब वो पीड़ित है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी, है ना, वो कैसे एफआईआर दर्ज कराएगी? तो अब जैसे ही जो आपकी याचिका होती है ना, आप लोगों ने देखा वो पीआईएल डालते हैं, तो पहले पीआईएल वही व्यक्ति डाल सकता था, या वही व्यक्तियों का समूह डाल सकता था जो पीड़ित थे। बाद में पीएन भगवती वगैरह जो न्यायमूर्ति, इन्होंने क्या बोला कि पीआईएल अब कोई भी व्यक्ति डाल सकता है या कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है ना। तो यही सेम यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था कर दी कि जो पीड़ित है उसके माता पिता, भाई बहन या कोई अदर व्यक्ति भी धर्म परिवर्तन को लेके क्या है एफआईआर दर्ज करा सकता है, अगर उसके पास पुख्ता सबूत है
और चीजें सही हैं तो ऐसे मामलों में सुनवाई जो होती है ना, सत्र न्यायालय, दो न्यायालय होते हैं, एक जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सबसे हाई न्यायालयों की बात कर रहे हैं, ये दीवानी होता है। दूसरा होता है सत्य न्यायालय, ये फौजदारी होता है, फांसी तक की सजा दे सकता है ये न्यायालय। सीधा जिला न्यायालय से फिर व्यक्ति का जो होता है प्रमोशन वो हाई कोर्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी एक्सपीरियंस जज आ जाते हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस, 12 साल का, है ना। तो इससे नीचे के न्यायालय में नहीं होगी सुनवाई। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कोई व्यक्ति, अब ऐसा भी है ना कि धर्म क्या है, व्यक्ति की अपनी खुद की सेल्फ इच्छा शक्ति है, उसे जिस भी धर्म का पालन करना है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि हम धर्म निरपेक्ष राज्य हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति खुद से ही करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, कैसे पता चलेगा हमें कि इसको किसी ने लालच नहीं दिया या अचानक से इसका हृदय परिवर्तन आया। तो इन्होंने एक टाइमलाइन दे दी कि अगर कोई अट्रैक्शन होगा, कोई त्वरित आकर्षण होगा, तो व्यक्ति को 2 माह पहले क्या करना है, डीएम जो है उसके समक्ष आवेदन देना होगा। तो कोई त्वरित अगर ऐसी चीज होगी तो 2 माह में उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें धर्म परिवर्तन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये समय दे दिया। इसके बाद जितने भी ऐसे अपराध होंगे ये सभी गैर जमानती हैं, जमानत नहीं मिलेगी इसमें। अगर धर्मांतरण पर सबसे पहला कानून जो था वो किसने बनाया था, उड़ीसा सरकार ने, ठीक है, उड़ीसा राज्य ने। ये तो हो गई सारी जानकारी। अब हम आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्योंकि लास्ट कोई पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का ही, उस पेपर में आजकल वो पूछ लिए गए हैं कि इसमें से इलाहाबाद हाई कोर्ट, नाम लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन आपसे जानकारी क्या चाह रहे हैं, यूपीएससी लेवल की, पूरे देश की। उसमें पूछा कि इनमें से कौन सा निर्णय ऐसा है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है और वो बड़ा ही चर्चित निर्णय था। कौन कौन से निर्णय दे दिए उसमें, केशवानंद भारती, ठीक है, 1973 का बहुत चर्चित केस रहा है, इसी ने ही जो बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा है यहीं से आया, एक ये दे दिया। इसके बाद एक केस दे दिया है गुजरात का, कोई मुस्लिम महिला है, ठीक है, उनका। इसके बाद एक केस आपका दे दिया था इन्होंने पश्चिम बंगाल का, और एक आधार वाला केस दे दिया था, पुत्ता स्वामी बात था, आधार पर आया था ये, राइट टू प्राइवेसी बाद में इसी केस के बाद आया था कि आधार देना अनिवार्य है कि नहीं है, ठीक। तो ये केस दे दिए, इसमें से कोई नहीं था यूपी का, लेकिन आपको जानकारी होगी तभी तो लगा के आओगे इनमें से कोई नहीं। तो इसी पे, इसीलिए आपको अब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर कुछ भी हो, पोस्ट कितनी छोटी बड़ी हो, आपको जिस चीज़ की जानकारी चाहिए ये किसी न किसी से उसको अटैच करके आपसे पूरी जानकारी ये चाहते। क्योंकि यूपी पीसीएस में भी 2-4 बड़े बड़े जो वाद होते हैं, न्यायालय केशवानंद भारती हो गया, ये के गोपालन हो गया, है ना, इनकी बात, गोलकनाथ बात, इनकी बात होती है। इन सब की तो बिल्कुल नहीं होती जो नए कानून कुछ पारित होते हैं, बट यहाँ वो भी होने लगी, ये यूपीएससी टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने आर्टिकल 25 पढ़ा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये जो प्रचार था, प्रचार के अंतर्गत ही क्या होता था, बड़े बड़े धर्म परिवर्तन सभाएं होती थी, उसमें धर्म परिवर्तन कराया जाता था। मिशनरी हो गए या अलग धर्म के लोग हो गए, आपको प्रलोभन लालच देके धर्म परिवर्तन कराते थे। तो फिर कोर्ट में गया ये केस, इसी केस को कोर्ट में क्या बोला गया कि कोर्ट में बोला गया कि क्या धर्म परिवर्तन कराना प्रचार करने का अंग है। और ये एमपी कोर्ट में गया था, एमपी हाई कोर्ट का है, स्टेनिस्लास बाद केस का नाम है। और इसमें उन्होंने बोला कि धर्म परिवर्तन कराना या धर्म परिवर्तन आपका आर्टिकल 25 के तहत नहीं आता है। स्वेच्छा से व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो आता है, किसी को जबरन लालच देके धोखे में रख के कुछ भी करके अगर धर्म परिवर्तन करा रहे हो तो ये आपका आर्टिकल 25 के तहत नहीं आता है। फिर बाद में एमपी गवर्नमेंट जो है वो कानून लेके आई थी 1968 में ही, सेकंड कानून मध्य प्रदेश सरकार ले आ गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अयोध्या बना आदर्श सौर नगर। मैंने पिछली कुछ मंथ की क्लासेज में बताया था कि टोटल 17 सौर सिटी बनानी है, जिसमें पहली अयोध्या बनेगी। सौर सिटी उसे बोला जाता है, या सौर शहर उसे बोला जाता है उस शहर को जिसमें अगर कुल ऊर्जा की मांग है कितनी, जैसे 10,000 मेगावाट,
ये पारंपरिक ऊर्जा से पूर्ति हो रही। तो इसका अगर 10%, 10% मतलब कितना हो गया 100, 10,000 का 10% हो गया 1,000 मेगा। ठीक है, तो अगर 1,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किससे होगा, सौर ऊर्जा से, तो ये 10% की कमी ला दी ना इसने। पारंपरिक ऊर्जा से जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, अगर उसमें से कम 10% की कमी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यमों से आ जाती है, ठीक है, या 10% की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यमों से हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सोलर सिटी या सौर सिटी। ये बात हो गई। तो अयोध्या ने इसका डबल हासिल कर लिया। अयोध्या की जो कुल आवश्यकता थी उसका 20% अब यहाँ क्या सोलर एनर्जी से पूर्ण हो रहा है। तो हाल ही में अयोध्या में 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। आगे चलते हैं। सौर शहर किसे कहते हैं, ऐसे शहरों को यह दर्जा दिया जाता है जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग को कम से कम 10% तक कम कर सकते हैं। अयोध्या ने ऐसी मांग को कितना कम कर दिया, 20%, मतलब 20% पूर्ति हो रही है सौर ऊर्जा संयंत्र से, जो 40 मेगावाट का लगा है। यह संयंत्र किसने लगाया, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। वहीं पे गांव है अयोध्या के सरयू नदी के किनारे, वहां पे लगाया गया। सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए जरूरतें समझ लो क्या होती है। सबसे ज्यादा जमीन चाहिए होती है। अब आप जो उपजाऊ जमीन है, सिंचित जमीन है, या फिर जो जमीन जहां पर निर्माण कार्य प्लॉटिंग हो रही, वैसी जगह नहीं लगा सकते। आपको चाहिए बंजर जमीन, क्योंकि इसके लिए अगर केवल 40 मेगावाट के लिए समझ लेना, कम से कम नहीं तो चाहिए होगी इनको 170 हेक्टेयर जमीन, 200 हेक्टेयर भी हो सकती है ना। तो इतनी जमीन चाहिए। इतनी जमीन जब बंजर होगी तभी आप उसका यूज कर सकते हो। दूसरी जरूरत होती पानी की, क्योंकि जो सोलर पैनल होते हैं उनको धोना पड़ता है, धूल वगैरह चढ़ती रहती है, बराबर चीजें होती। दो मुख्य जरूरतें हैं। और तीसरी, ये तो पता ही है आपको कि सौर ऊर्जा आनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश जाना चाहिए। तो मैदान में यूपी जितने भी नॉर्थ के राज्य हैं, मध्य भारत के राज्य हैं, यहाँ पर्याप्त आता है। ठीक है, 365 दिनों में 300 दिनों तक सौर ऊर्जा पर्याप्त रहती है, तो इसकी दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज को अनुमति दे दी है और 2 मौजूद मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ा दी। क्योंकि यूपी में अब कोशिश क्या हो रही है कि टोटल 75 जिलों में से प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो, और कुछ ही दिनों में ये पूर्ण होने जा। ठीक है, 57 58 पहले हो गए थे, अभी ये मिली अनुमतियां, कुछ सालों में ये कर देंगे इसको पूर्ण। कहाँ कहाँ मिली है, बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात तथा ललितपुर में। ललितपुर में तो फार्मा पार्क भी बन रहा है, आप लोगों को पता है, 20,000 करोड़ की लागत से फार्मा पार्क बनेगा। स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेज के लिए कुल कितनी सीटें, 600 सीटों की अनुमति दे दी है, मतलब 600 सीटें बढ़ गई। मेडिकल की एक सीट बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना, बहुत खर्च आता है, बहुत संसाधन चाहिए। तो 600 सीटों की अनुमति इनको मिल गई है एक्स्ट्रा। अगला है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसने क्या किया, ठोस अपशिष्ट फेंकने पर जुर्माना लगाया। देखते हो ना, जो ठोस कचरा होता है हम कहीं पे भी फेंक देते हैं, वो सड़ता रहता है, बदबू मारता रहता है, प्रदूषण फैलाता है। तो एनजीटी ने बोला है कि वो स्थान जहां पर ऐसी चीजें फेंकना मना है, वहां अगर आप फेंकते हो तो जुर्माना अब बढ़ा के कितना कर दिया, कम से कम 5,000 लगेगा, अत्यधिक 50,000 कर दिया। ठीक, एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक प्रकार से अर्ध न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इसका हेड बनता है। इसके द्वारा दिया गया निर्णय समझ लो एक प्रकार से बाइंडिंग होता है। आप लोगों को बताना है एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। अब आते हैं, एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत होगा यहां पर, ठीक है, अनाधिकृत क्षेत्र में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने पर 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश किस याचिका पर दिया, तो राप्ती नदी का जो तटबंध था, वहां बहुत सारा कूड़ा कचरा देखते हो, ट्रैक्टर भर भर के लोग बाग डालते रहते हैं, सोचते हैं तो फालतू जगह है। तो इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका के विरुद्ध ये क्या किया, आदेश दिया गया।
अपसेट डालने के संबंध में याचिका पर ये आदेश पारित हुआ। आगे चलते, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड आप लोगों ने सुना होगा। जब पहली बार योगी सरकार आई थी तुरंत ये बना था, है ना। एक्चुअली होता क्या, पुलिस विभाग के ही रहते हैं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह इनका ही बनाया जाता है, लेकिन अलग से उन्हें एक बना दिया जाता है, काम दे दिया जाता है। ये लोग जो भी प्रमुख चौराहे हैं, पार्क हैं वगैरह, वहां पे रहते हैं और देखते हैं कि अगर कहीं पे भी महिलाओं के खिलाफ कुछ भी हो रहा हो, छेड़खानी हो रही हो, उन्हें असुरक्षित फील कराया जा रहा हो, तो ये वहां पे कार्रवाई करते हैं। बीच में ये क्या हुआ था कि निष्क्रिय हो गए थे, अब इसको फिर से योगी आदित्यनाथ जी ने सक्रिय कर दिया। उद्देश्य क्या है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर अंकुश लगाना तथा उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करना। अगले उस पर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने की तैयारी। बहुत बढ़िया योजना है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना ये शुरू की जाएगी। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, 4,000 करोड़ की सहायता विश्व बैंक देगा। इस पहल से किस किस को फायदा होगा, तो जो यूपी के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र है, एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरा बुंदेलखंड क्षेत्र, इन्हीं दोनों क्षेत्रों के 28 जिलों के किसानों को, या एफपीओ होते हैं, कृषि समूह क्या होते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, इनको, या कृषि आधारित जो भी सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यम है, या कृषि आधारित क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इन सबको फायदा होगा। कृषि आधारित सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या होते हैं, इनका उदाहरण आप लोगों को पता होगा, ड्रोन दीदी करके परियोजना एक चल रही है, ड्रोन दिया जाएगा, 10 लाख तक की उसकी लागत आती है ना। तो वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती हैं, उन्हीं के एक सदस्य को ड्रोन चलाना सिखाएंगे, एक को टेक्नीशियन बनाएंगे। तो यही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इन्हें भी इससे फायदा होगा। परियोजना के तहत कृषि के अंतर्गत क्या सिर्फ कृषि नहीं, मत्स्य क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया, क्योंकि अब जितने भी स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बहुत डिटेल में आ रहे हैं, आप लोग देखो उसको। सौर ऊर्जा मुक्त बिजली घर योजना पे आया था ये क्वेश्चन, है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया था मिशन शक्ति पर, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। तो कृषि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 30% ग्रामीण महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। तो टोटल जितने लोगों को फायदा मिलेगा उसमें से एसएचजी की 30% महिलाएं भी यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में 2028 तक पर्यटन में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। ये आप लोगों को पता होगा कि आजकल ये भी पूछे जा रहे हैं कि कब तक का लक्ष्य, कितनी वृद्धि का है, तो ये डिटेल पूछी जा रही। इसका लक्ष्य क्या है कि कम से कम पर्यटन क्षेत्र में सकल वैल्यू एडिशन जो होना चाहिए वो 70,000 करोड़ का होना चाहिए। वैल्यू एडिशन क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कि जो कच्चा माल है उसकी कीमत नहीं जोड़ी जाती है, जो आपने वैल्यू एडिशन किया उसकी कीमत। मंडी सचिव वालों को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि उनकी चीजें बहुत डिटेल में कराएंगे, ठीक है। तो 70,000 करोड़ रुपए का सकल मूल्यवर्धन प्राप्त करना तथा 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना है। कब तक, 2028 तक। अभी इस टाइम पे कितने हैं, 2023 में 48 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश की यात्रा की। आगे चलते हैं, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, SLCR की शुरुआत हुई। किस किस के सहयोग से हुई, भारत और डेनमार्क के बीच। देखो डेनमार्क हो गए, डेनमार्क और स्वीडन। कोई भी ऊर्जा से, स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित आप कोई भी वो उठा लोगे इंडेक्स, इसके बाद ये सारे तो उसमें है ना, जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी इंडेक्स होंगे, तो ये सारी कंट्रीज टॉप 2-3 में रहती हैं। डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ये सब, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री और उनके आसपास की। तो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में स्वीडन का बहुत जबरदस्त रोल है और डेनमार्क का। तो डेनमार्क के साथ हमने साझेदारी की, किस पे की हमने, नदियों को साफ करने के लिए। तो भारत और डेनमार्क सरकारों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत यह भारत सरकार, IIT BHU तथा डेनमार्क सरकार के बीच एक साझेदारी वाली पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, वाराणसी में नदी है आपकी कौन सी, वरुणा नदी, इसकी स्वच्छता को बहाल करना। वरुणा नदी के बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है
कि वाराणसी किस किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन आया है आपका। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप लोगों को पता होगा, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र था वायनाड। अब तो आप रायबरेली आ चुके हैं, क्योंकि पहले सोनिया गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ती थी, इस बार राहुल गांधी ने 2 जगह से लड़ा था, वायनाड और रायबरेली से, यहाँ से जीत गए थे तो उन्होंने वायनाड छोड़ दिया। अब वायनाड से सांसद कौन बन गई हैं? प्रियंका गांधी। केरल में पड़ता है, काफ़ी काफ़ी फेमस जिला है, ठीक है। और ये जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र थे, भूकंप प्रभावित या भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, तो इसका जो इसरो का मैप था उसमें टॉप 10 में नहीं था ये। फिर भी यहाँ पर अचानक से इतना जबरदस्त भूस्खलन हुआ है कि 200-250 लोग तो तुरंत दब गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, कहीं मिले नहीं, पूरे घर के घर, पूरा गांव चौपट हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे वायनाड जिले में हुई। तो फिर पूरा देश, आप लोगों को पता हो, आपदा कहीं पर आए पूरा देश एकजुट होता है। तो इसी काम के लिए राहत एवं पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए केरल सरकार को 10 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की। किसने? यूपी सरकार ने। अगले करंट पे आ जाते हैं। संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। आपको पता होगा कि यूपी में बहुत सारे विद्यालय जो संस्कृत में कोर्स डिग्री वगैरह देते हैं, आचार्य की उपाधि ये वो, तो यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बाकी स्कूल में तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ पे इनकी कोई रीझबूझ नहीं थी। योगी गवर्नमेंट आई, हालांकि कुछ बहुत बड़ी छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, बट एक शुरुआत की, ठीक है। तो यूपी में 500 से अधिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया। कक्षा 6 और 7 के बच्चों को कितना? 50 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो जैसा मैंने बोला, बड़ा छोटा सा अमाउंट है, बट शुरुआत इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्ट याद रखने हैं। कक्षा 8 के बच्चों को 75 रुपये प्रति माह, 9 और 10 के विद्यार्थियों को 100 रुपये प्रति माह, और 11 और 12 के विद्यार्थियों को 200 रुपये प्रति माह देने की बात यहाँ पर की गई है। अगला फिर से आ जाते हैं करंट पर। उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया पॉलिसी 2024। ये होता है जब कोई एक्टिव गवर्नमेंट होती है ना, वो समय के साथ चलती है, समय जिस चीज़ का टाइम चल रहा हो उसके साथ चलेगी। होता क्या है ना, दुनिया भर की गवर्नमेंट जितना भी मीडिया चैनल होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसे भर भर के ये लोग एडवर्टाइज देते हैं, भर भर के पैसा देते हैं। इसीलिए जिसकी भी सरकार होती है, ये पूरा मीडिया इनका गुलाम हो जाता है, इन्हीं के हिसाब से बात बोलता है। अब जमाना किसका आ गया है? आपका सोशल मीडिया का। पता चले कभी देखना, चैनल उठा के, बड़े से बड़ा चैनल देखना जिसके करोड़ों में सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन उसके जो लाइव देख रहे होते हैं लोग, उसके पता चले सैकड़ों में है, 100-200। और जो यूट्यूबर्स हैं कुछ, वो अगर कोई चीज़ लाइव कर रहे हैं तो उनके लाखों में होते हैं। इतना इन्फ्लुएंस इन लोगों का बढ़ गया है। तो अब इस चीज़ को पकड़ रही हैं सरकारें कि इनको भी तो किसी तरह से कंट्रोल में लाओ। अब कंट्रोल में लाने के 2 ही तरीके हैं, एक है लाठी और दूसरा क्या है? पैसा, लालच। लाठी से तो आप कुछ खास कर नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत संख्या है ना, इंडिविजुअल्स हैं वो, कोई संगठन तो है नहीं, घर बैठे कहीं भी बैठ के बना दिया। तो आपने दूसरा माध्यम उठाया कि आप उठाओ, हम आपको देंगे पैसा, हमारी एक पॉलिसी है, आपको क्या करना है, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं इनकी बड़ाई कीजिए। तो लिख दिया शब्द कि इस पॉलिसी का आपको क्या करना है। ये मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें तो उतना ज़्यादा डेटा नहीं है, बट मेंस के हिसाब से जो भी मेंस दे रहे हैं, ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, आपको जन जन तक पहुंचाना है। तो आप इसकी बड़ाई करोगे, इसके अच्छे पहलू बताओगे, इसको कैसे प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें बताओगे, तो हम आपको देंगे पैसा। 4 मैन इन्होंने चैनल उठा लिए, फेसबुक, एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर या सबसे ज़्यादा लोगों तक रीच इन्हीं प्लेटफॉर्मों की है। 3 को क्लब करके एक बना दिया, मीन्स यूट्यूब हटा दिया, यूट्यूब को अलग से रखा है, इन 3 को अलग से रखा है। इन 3 के लिए इन्होंने बोल दिया अलग से अमाउंट, 4 श्रेणी बना दी। यूट्यूब के लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावशीलता वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सभी प्लेटफॉर्म पर यदि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकार की योजनाएं, पहलों को साझा करते हैं, तो प्रति माह होगा यहाँ पर 8 लाख तक की आय अर्जित कर सकते हैं। यह आय सब्सक्राइबर, जो भी आय है यहाँ पर, ये सब्सक्राइबर बेस को देखकर होगी। सब्सक्राइबर तथा फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित की गई है। कौन कौन सी श्रेणी है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम।
अगर यहाँ पे आपका खाता है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो आप सरकार के पास जा सकते हो, उन्हें अपनी चीज़ें बता सकते हो, वो आपको कॉन्टैक्ट दे देंगे कि ये चीज़ों पर ऐसे ऐसे करके आप वीडियो बनाइए, हम आपको मंथली देंगे पैसा। तो इसमें 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख और 5 लाख रुपए प्रति माह तक दिए जाएंगे, जैसा आपका बेस हो। यूट्यूब के जो भी हैं अकाउंट होल्डर्स, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें भी सेम काम करना है। यहाँ पे भी वही है, वीडियो बनाना, शॉर्ट बनाना, पोस्ट करना, उनकी चीज़ें डालना, और भी यहाँ पे भी सेम करना है, शॉर्ट वीडियो, पॉडकास्ट। इसके लिए भी 4 श्रेणियाँ बना दी हैं, लेकिन पैसा थोड़ा बढ़ा दिया है। शुरुआत 4 लाख से होती है, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपए प्रति माह तक दिए जाएंगे। सोचो, जो लोग भी गवर्नमेंट के पिट्ठू लोग हैं यूट्यूब पर, जिनका अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, अब इनको कमाई इनकी भी ज़बरदस्त होगी, किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी भी राज्य की हो। ये तो यूपी का है, बाकी राज्य भी लेके आएंगे। सोशल मीडिया पर यह सामग्री, हाँ थोड़े से इन्होंने इसी बिल में एक चीज़ और, इस नीति में एक चीज़ और ले आए कि अगर कोई राष्ट्र विरोधी सामग्री डालता है, सामाजिक रूप से गलत फेक न्यूज वाली सामग्री डालता है, भड़काऊ डालता है, तो क्या होगा, इस प्रकार की कोई भी सामग्री पर कार्रवाई भी होगी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड व्यावसायिक शिक्षा शुरू करेगा। व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है? कोई भी व्यवसाय वगैरह आपको खोलना है, उसकी शिक्षा। व्यवसाय को आपको ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि अंबानी बनना है तो कैसे बनोगे। चलिए, एक व्यक्ति थे, वो 10 दिन का MBA कोर्स कराते थे, 10 डेज MBA कोर्स। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन पैसे से उन्होंने वहाँ पे भी कोर्ट में सब मैनेज करा लिया। ठीक है, ये वाला जो सीन है वो क्या है कि आपको छोटे छोटे काम करने सिखाएंगे, अप्रेंटिस, कैसे आपको कारपेंटर वाला काम करना है। ये सब इंजीनियरिंग में भी पहले ही साल में यही सब होता है। ठीक है, कारपेंटर वाला कैसे फर्नीचर बनाने हैं, कैसे और छोटी छोटी चीज़ें, टोकरियाँ बनानी हैं। मीन्स आपको कक्षा 6 से लेके 12 तक ही हर उस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन कमाई का साधन बन सकती हैं अगर आप कुछ और हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे हो। क्योंकि आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ना 2020 की, के कस्तूरी रंगन अध्यक्ष थे, आप लोगों को पता हो। इसके पहले चल रही थी 1986 की शिक्षा नीति, तो बहुत टाइम बाद बदली गई थी। इसी शिक्षा नीति में है कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी कक्षा 6 से ही। यूपी ने इसको फॉलो कर लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को कक्षा 12 में पहुंचने तक विभिन्न व्यावसायिक विषयों में महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठक चर्चा रूपरेखा, ठीक है, यहां पर पाठक नहीं होगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। ये कभी कभी गूगल ट्रांसलेटर थोड़ा गड़बड़ कर देता है, इसीलिए क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति को। कुछ लोग सिर्फ PDF पर रिलाई कर जाते हैं, खैर ये चीज़ें तो पकड़ में आ जाती हैं। NCF इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके तहत लागू किया जा रहा है। आगे आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना को आप लोग जानते होंगे, लैपटॉप और टैबलेट, लैपटॉप तो नहीं, स्मार्टफोन, लैपटॉप मिलेगा तो हर व्यक्ति फिर से एडमिशन ले लेगा, और टैबलेट, इसका वितरण कर रही यूपी सरकार। वैसे लैपटॉप भी बड़ी चीज़ नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी दे चुके हैं, 12 बालों को ही दे चुके हैं। ठीक है, तो यूपी सरकार इसका वितरण कर रही है, इसी योजना के तहत दे रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा इनका लक्ष्य था। एक बार अगर आप लोगों को पता हो, एक बार देख लें, 3 करोड़ था कि 1 करोड़ था, पुरानी बात है, लेकिन योजना का नाम इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षण संस्थाओं के विभिन्न कार्यक्रमों, मीन्स आप किसी भी चीज़ में पढ़ रहे हो 12th के बाद वाली, चाहे वो स्नातक हो, चाहे स्नातकोत्तर हो, चाहे डिप्लोमा, चाहे कौशल विकास, चाहे पैरामेडिकल या नर्सिंग, अगर इनके छात्र होंगे तो आपको टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। इससे भी आप क्या बोलो, गवर्नमेंट का कहना है कि इससे भी जो लोग हैं सरकार की योजनाओं को बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। फाइनली काम तो सरकार का करना पड़ेगा, कुछ भी फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा बहुत तो गुलामी करनी ही पड़ेगी, या तो अपने आप अर्जित कीजिए चीज़ें, है ना। तो ऐसा सरकार ने बोला है। योजना का नाम याद रखिए और कैसे दिया जाता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना, ये पता होगा आपको, डिफेंस कॉरिडोर 6 शहरों में बन रहा है। 2-3 शहर बताए दे रहा हूँ, लखनऊ है,
इसके बाद आपका कानपुर है, इसके बाद झांसी है, आगरा है, अलीगढ़ है, एक और है, सी से नाम है, आपको वो बताना है कमेंट सेक्शन में वो कौन सा शहर है। तो इसके तहत कानपुर में मानव रहित हवाई प्रणाली, तो ये जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने वहाँ वहाँ फैक्ट्री खोली जा रही डिफेंस से रिलेटेड। तो मानव रहित हवाई प्रणाली, ड्रोन वगैरह आपने देखे होंगे, ड्रोन, यूएवीज, है। तो ऐसे ही इसी प्रणाली और संचार क्षेत्र में एक एक सुविधा केंद्र को स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कानपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश की रहने वाली लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, नाम याद रखिए, साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल। जो भारतीय सेना में अगर पद पे जाओ तो सबसे बड़ा होता है 4 स्टार जनरल, जो हेड होता है वो एक ही व्यक्ति होता है जो सेना प्रमुख होता है। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो होते हैं आपके कितने? 3 स्टार। ये कमान के, कोर के मालिक होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती इनकी संख्या, एक एक कोर को संभालते हैं, बहुत बड़ा पद है। इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होगा सेना प्रमुख बनाएंगे तो वो 4 स्टार हो जाता है। 3 जनरल जो रहे हैं, 2 सेना से और 1 एयरफोर्स से, वो रहे 5 स्टार। अर्जुन सिंह का नाम सुना होगा, जनरल करियप्पा का, और सैम मानेकशॉ, 3 लोग ये रहे 5 स्टार, क्योंकि इनकी सेवाएं इतनी अभूतपूर्व थी कि इन्हें 5 स्टार जनरल का दर्जा दिया गया। ये कभी रिटायर ही नहीं हुए, ये हमेशा आजीवन सेना में रहे और आजीवन इन्हें वेतन और सारे भत्ते हर चीज़ मिलती रही। ठीक है, वो बात अलग है कि सेना प्रमुख चेंज हो गया जब इनकी वो हो गई, बट इन्हें रिटायर नहीं किया गया। तो 5 स्टार गिने चुने 3 थे, फिर 4 स्टार बनता है जो सेना का प्रमुख होता है। इसके बाद उनके जस्ट नीचे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वही हैं ये साधना सक्सेना नायर। ये भारतीय सेना में, यहाँ पे सेना है, भारतीय सेना में प्रथम महिला निदेशक चिकित्सा सेवा नियुक्त की गई है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ चिकित्सा सेवा ये नियुक्त की गई है, लेफ्टिनेंट जनरल की इनकी रैंक है। एक स्कॉच समूह है, वो राज्यों को पुरस्कार देता है, गुड गवर्नेंस पे देता है, इस पे देता है, आपका डिजिटल इंडिया पर देता है, ई गवर्नेंस पर देता है। तो इसका नाम है स्कॉच समूह, बिस्की वाला स्कॉच नहीं है ये। इस समूह ने राजस्व श्रेणी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे बोलते हैं प्लेटिनम पुरस्कार, किसको दिया? उत्तर प्रदेश राज्य के कर विभाग को। बहुत कर वसूल कर रहे हैं ये लोग। यूपी का टैक्स, खुद का टैक्स कलेक्शन यूपी का ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा है, मीन्स किस में, जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है यूपी के बजट में। बाकी बिहार वगैरह का देखोगे ना, तो केंद्र से जो अनुदान मिलता है या केंद्र के करों में जो हिस्सा है ना, वो सबसे ज़्यादा रहता है। बट यूपी का खुद का टैक्स कलेक्शन सर्वाधिक योगदान देता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब दिमाग, इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी सम्मान 2023, AAN सम्मान। ये दिया गया है 2 व्यक्तियों को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद को दिया गया। ठीक है, दोनों IIT BHU में। IIT का काम नहीं है ये, न्यूरोलॉजी है तो वहाँ पे जो मेडिकल है, यूनिवर्सिटी है तो वहाँ तो सारे डिपार्टमेंट हैं। तो BHU के मेडिकल डिपार्टमेंट में न्यूरोलॉजी विभाग में ये लोग एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं। अभिषेक पाठक ने क्या काम किया कि लकवा के कारण बचाव एवं सतर्कता विषय पर अपना एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जबरदस्त होगा, पुरस्कार मिल गया। वहीं डॉक्टर आनंद कुमार जो हैं, यह सर दर्द की समस्या पर शोध के लिए इनको दिया गया। दोनों लोग हैं, न्यूरोलॉजी है तो ये क्या करेंगे, जितना भी तंत्र से संबंधित चीज़ें उसी पर रिसर्च किया। लकवा भी जो होता है आपका तंत्र जब आपका काम करना बंद कर देता है तो इसी से लकवा या पक्षाघात व्यक्ति को हो जाता है। एक आनंद कुमार हैं जो सुपर 30 चलाते हैं IIT के बच्चों के लिए, वो भी फेमस व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को। कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के शिक्षक रविकांत द्विवेदी को गणित सिखाने के लिए इन्होंने बड़ा ही एक प्रकार से इनोवेटिव आइडिया निकाला, इजी बना दिया। तो इन्होंने क्या बनाया? गणित का बगीचा। और ये बनाया, बस फेमस हो गए, राष्ट्रपति को पसंद आ गया, मेडल दे दिया, लीजिए, है ना, ऐसे करके। वो बात अलग है कि ओलंपिक के कुछ मेडल थे, खासतौर से जो कांस्य पदक हैं उनका रंग छूट रहा है, बड़े खराब हो रहे हैं, तो फिर से बोला पेरिस में जो है, मतलब पेरिस में ही हुआ था ओलंपिक। तो फ्रांस की जो टकसाल है जो वहाँ के सिक्के वगैरह छापती है,
पैसे छापती, उसने बोला हम इसको बदलेंगे थोड़ा सा, बोले मिलावटी तांबा काश आ गया, फिर से हम बदलेंगे इसको। श्याम प्रकाश मौर्य दूसरे व्यक्ति हैं, ये प्रतापगढ़ के, इनको भी राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया गया। आगे चलते हैं, डिजिटल यूपी कॉन्क्लेव, इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्लेव कर रहे हैं वो भी डिजिटल यूपी, है ना। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कृषि मेला चल रहा है, ट्रेड मार्ट चल रहा है। ट्रेड मार्ट कहाँ, नोएडा में हुआ, कृषि मेला लखनऊ में होगा, है। ऐसे ही डिजिटल यूपी कॉन्क्लेव 2024, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो चुका है। आयोजन किस किसने किया, द इकोनॉमिक टाइम्स। आजकल यही हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट का एक विभाग आ जाता है, एक दो जो पब्लिक, जिसको इवेंट मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव हो, प्रोग्राम करने का हो, तो अखबार वालों को तो बहुत अच्छा होता है। द इकोनॉमिक टाइम्स को ले लिया इन्होंने, और भारत जो यूपी का है आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, दोनों ने मिलकर आयोजन किया। जैसे रायसीना डायलॉग आप लोगों को पता हो, बहुत सफल हो रहा है। संग्रीला डायलॉग जो था ना आपका, सिंगापुर वाला, होटल संग्रीला में होता था, दुनिया भर के ट्रम्प देखना दौड़े होते हुए पहुंच जाते थे यहाँ पर संग्रीला डायलॉग। इसी बेसिस पर हमने बनाया रायसीना डायलॉग। कौन कराता है, विदेश विभाग और ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन। अब इसको, इसमें कोई ना कोई बहुत बड़े बड़े नेता तो आते हैं, कोई ना कोई उस टाइम का किसी का हेड ऑफ स्टेट को भी बुलाते हैं, ठीक है। कभी कभी 2-3 आ जाते हैं। बड़ा फेमस हो रहा है, बड़ा ही थिंक टैंक आते हैं, बड़े विद्वत लोग आते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। तो हमारी विदेश नीति को ना एक प्रकार से परिपक्वता प्रदान होती है इन चीज़ों से। इस बार रायसीना डायलॉग को हम लोग यूएई ले गए, रायसीना यूएई डायलॉग करा दिया हमने। अभी गए थे अमेरिका से लौट के, जयशंकर इसी में शामिल होने यूएई पहुंच गए थे। तो धीमे धीमे हम भी जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग भी बढ़िए, जैसा बताया कि थोड़ा सा पढ़ाई का, सोचने का अपना नज़रिया बदलिए। जो भी अभी तक पढ़ते आ रहे हो कन्वेंशनल, वो सारी चीज़ें छोड़ दो, सोच बढ़ाओ, पढ़ाई बढ़ाओ, दिमाग बढ़ाओ, दिनचर्या अच्छी करो, और बस एकदम तूफान काटो। ये मंडी सचिव बैच चल रहा है, इसकी जानकारी है। सारी चीज़ें जो भी यहाँ के उन्हें तो पता है, जो नए लोग हैं उन्हें क्या करना है कि नए लोग क्या है, अब नए हो आप तो आपकी गलती थोड़ी, आपको नहीं पता है कि ये जीएस रेवोल्यूशन है क्या। जीएस रेवोल्यूशन देखना है तो थोड़ा शॉर्ट्स में जाइए, थोड़े से वन दरोगा के जो भी वीडियो उन्हें देखिए, बीपीओ के स्टूडेंटों के जो है फीडबैक। 80+ सिलेक्शन कोई भी बैच हम चला रहे हैं यहीं से हो रहा है। लोगों के लिए अति संयोक्ति होगी, अचरज होगा, बट हमारे लिए बड़ा नॉर्मल रूटीन वर्क है। सेम इस बैच में हम करने जा रहे हैं। 8 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं, किस पर, जो स्पेशल सब्जेक्ट है आपका 20 नंबर का इकोनॉमिक्स वाला, और धीमे धीमे करके इसको जल्द ही खत्म कर देंगे। आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है, एग्जाम भी जल्दी ही होगा, बीपीओ के पहले होगा, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लिमिटेड सीट्स रखी हैं तो फीस अभी 1200, फीस हम 1500 करने जा रहे थे, 300 कम किए थे, लेकिन स्टूडेंटों की लगातार फ़ोन आते हैं कि सर व्यवस्था नहीं हो पा रही, एक दिन रुक जाइए, तो अभी हमने रोका हुआ है। सीट्स ऑलरेडी 65% से ज़्यादा सीट्स फिल हो चुकी हैं, बहुत जल्दी पूरी फिल हो जाएंगी। ज्वाइन कैसे करना है, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर। जस्ट जीएस रेवोल्यूशन सर्च करके ऐप डाउनलोड कर लोगे, ऐप के अंदर फिर से एक ऑप्शन आएगा स्टोर, यहाँ सारे बैच दिख जाएंगे, वहीं से ज्वाइन हो जाएगा। कोई क्वेरी है तो लास्ट में नंबर रहता है, इस क्लास की लास्ट में भी नंबर होगा, आप उसको देख लेना, वहाँ मिल जाएगा कैसे दूर करनी है क्वेरी। आ जाते हैं फिर से भारत, कृषि भारत, जैसा मैंने अभी बात किया था, कृषि भारत वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन 2024, CII बहुत बड़ा कन्फेडरेशन है, परिसंघ है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज इसका है। इसके सहयोग से इसका आयोजन कहाँ होगा, लखनऊ में, नवंबर 2024 में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ पक्की हो गई थी, इसलिए अगस्त में दे दिया गया। अगला आ जाते हैं, मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास परियोजना, CM ग्रिड्स इसका शॉर्ट फॉर्म है। मीन्स क्या करेंगे, जो सड़क बनेगी उसकी जो परियोजना होगी पूरी इतनी ज़्यादा होगी कि वो हरित सड़क के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। अब इसके लिए अलग से फंड बनाया गया है, और इसके लिए पहली सड़क आपकी मेरठ में बन रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत शहरी सड़क उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगी, 2.15 किलोमीटर की होगी। मतलब समझो कितने ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे इसके दोनों तरफ, और भी नए नए मॉडल विकसित किए जाएंगे। ये एक फैक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर पुल बन रहा है, केबल सेतु। कितना है,
9.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा केबल ब्रिज होगा ये। और कितनी लागत से बन रहा है? 1948 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। 6 लेन का ये होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 30 जिलों में एक्सप्रेस वे के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोटल 30 जिले जहां से एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं, जितने सारे एक्सप्रेस वे हैं, लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इनके किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर IMLC की स्थापना करेगी। दूसरा फैक्ट है, ये फैक्ट खत्म हो गया। जुलाई 2024 में ईरान के इस्फहान शहर में क्या आयोजन हुआ है? 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड। बहुत जबरदस्त एग्जाम होता है ओलंपियाड, IIT से भी अगले लेवल का। तो अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में उत्तर प्रदेश के नोएडा के निवासी हैं भव्य तिवारी। इन्होंने रजत पदक जीता। नाम याद रखो, कहाँ के हैं, रजत पदक जीता। भौतिकी ओलंपियाड तो याद रहेगा ही। आयोजन कहाँ हुआ? ईरान के इस्फहान में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक परियोजना चलती है बाघ मित्र। इसमें क्या होता है कि गांव के कुछ लोग, ट्रेंड लोगों को बाघ मित्र के रूप में ट्रेंड किया जाता है, जिससे कि टाइगर, बाघ और लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। जो हमारे बंदरों का सिलेक्ट हुए, अब वो बताते हैं रियल स्थिति है क्या। बोले सर, किसी भी गांव में चले जाओ, हर 1-2 दिन में कोई ना कोई घटना होती रहती है। बाघ निकलता है, किसी का जानवर खा गया, किसी के आदमी को चोट पहुंचा दी, किसी के आदमी को मार दिए। बोले तो वो सब लोग इंतजार में बैठे होते हैं कि वन विभाग वाला दिखे तो कोई। बोले हालांकि मुआवजा सभी को मिलता है, किसी का जानवर अगर कोई बाघ खा गया मुआवजा मिलेगा, घायल हो गया। बोले लेकिन उनकी गुस्सा थोड़ी शांत होती है। जानवर से सिर्फ पैसे तक लोगों का लगाव थोड़ी होता है, पारिवारिक लगाव हो जाता है ना। तो ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं उधर। तो इसी के लिए बाघ मित्र कार्यक्रम शुरू किया मोदी जी ने। एक अपना प्रोग्राम करते हैं वो रेडियो पर, मन की बात, उसमें इसकी बड़ाई भी की थी, इसलिए चर्चा में। इसका उद्देश्य क्या है? बाघों और इंसानों के बीच टकराव को रोकना है। कहाँ पर? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आप लोगों को बताने उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। एक बफर है, ध्यान रखना, उसको टाइगर रिजर्व नहीं जोड़ना है तो आप बताना, इसी बहाने कम से कम देखोगे आप। और जो चीज़ बताई जाती है उससे बहुत ध्यान से देखना ही है। उत्तर प्रदेश के पहले, अगला है, उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपको पता होगा, इस बन चुका है, ये तो उद्घाटन हो गया, लोग आ जा रहे हैं, मैं भी होके आया हूँ इस पर, ठीक है। तो ये 296 किलोमीटर का लंबा है। इसी को अब सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। बुंदेलखंड में क्या है? बंजर जमीन है, ऐसी बंजर नहीं है, ऐसी है कि वहाँ पे आप फैक्ट्री भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। चंबल वाली कुछ ज़्यादा है, चंबल और नॉर्मल भूमि के बीच की है बुंदेलखंड की भूमि, बहुत सारी जगह। तो यहाँ क्या होगा? बहुत बढ़िया है, इस भूमि का इस्तेमाल करो, सोलर पैनल लगाओ। इसी के किनारे किनारे 1700 हेक्टेयर जमीन पर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। लंबा, ठीक है। एक्सप्रेस वे के दोनों ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए 25,000 से अधिक वृक्ष भी लगाए जाएंगे। सारे, हर फैक्ट याद रखना है। तथा इससे 450 मेगावाट बिजली भी उत्पादित होगी, जो कि उत्तर प्रदेश की मांग अगले 5 वर्ष में कितनी? 50,000 मेगावाट, यानी कि 53,000 प्लस होने वाली है। ऐसा हमारा उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा में आकलन किया गया। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेरिस ओलंपिक में जो जो खिलाड़ी गए थे, दो प्रकार से, जिन जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया था वो पदक ना भी जीते हो तो भी 10-10 लाख रुपए देंगे। दूसरा, हॉकी टीम जो थी, इसने कांस्य पदक जीता, तो इस टीम में जो भी यूपी के मेंबर्स थे उन्हें 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। बस 2 चीजें हैं इसमें। तो कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में शामिल उत्तर प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए। इस विजेता टीम में 2 खिलाड़ी थे यूपी के, राजकुमार पाल एवं ललित उपाध्याय, इन दोनों लोगों को मिलेगा। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में शामिल उत्तर प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए, चाहे पदक जीता हो नहीं जीता हो। वैसे भी इन्हीं 2 लोगों ने जीता और किसी ने नहीं जीता, तो इन्हें मिलेगा। अगला आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश को हम क्या बनाना चाह रहे हैं? वैश्विक IT हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखो तो इस टाइम पे क्या क्या काम हो रहा है? सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लग रही है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसकी फैक्ट्रियां लग रही हैं।
दूसरा क्या लग रहा है यहाँ पर, आईटी में आगे चले जाओ तो मोबाइल और लैपटॉप बन रहे हैं, नोएडा के आसपास हो रहा है सारा काम। इसके बाद बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, नोएडा में ये भी हो रहा है, हीरा नंदानी कौन से हीरा चंदानी ग्रुप ने बनाया पहला डेटा सेंटर, अडानी भी बना रहे हैं, वो भी हो रहा है। ये सारे काम हो रहे हैं। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो हो ही नहीं, समिटे काम हो रहा है, डिजिटल यूपी, ये सब चीज़ें। तो यही हमें आईटी हब जब बनाना है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, राज्य के 5 जिलों, कौन कौन, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी तथा प्रयागराज, गोरखपुर नहीं शामिल है, ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर में ही आपका नोएडा आ जाता है। इसको आईटी और आईटीईएस सेक्टर के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लखनऊ को, चूंकि लखनऊ आपको पता है आईटी हब बन रहा है धीमे धीमे, तो यहाँ क्या बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से संबंधित चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। कानपुर में ड्रोन और रोबोटिक्स, वाराणसी तथा प्रयागराज में इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास। बाकी नोएडा की तो कोई बात ही ना करो, जितनी चीज़ें मैंने शुरुआत में बताई वो सब नोएडा में चल रही हैं ना। आ जाते हैं फिर से, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यही राज्यपाल हैं। आप क्या थी, जब मोदी जी गुजरात छोड़कर आए पीएम बनने, तो आनंदीबेन पटेल को उन्होंने बनाया वहाँ का सीएम। लेकिन ये थोड़ा सा वैसी है ना, सीएम चाहिए तो मोदी का स्थान ले रहे हैं। मोदी जैसा फायर ब्रांड व्यक्तित्व, हर चीज़ की मार्केटिंग करने वाला व्यक्तित्व का स्थान लेना आसान नहीं था, तो ये नहीं ले पा रही थी वो स्थान, तो इनको भेज दिया गया राज्यपाल बना के, कहाँ, यूपी, तब से यहीं पर है। तो इन्होंने अगस्त 2024 को गाजियाबाद के ग्राम मोर्टी, गाजियाबाद में एक ग्राम है मोर्टी, यहाँ मैं देश की पहली एआई आधारित आंगनबाड़ी खोल दी, देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आंगनबाड़ी। अब ये नहीं पता यहाँ पे क्या मिल रहा है ऐसा कि वहाँ पे देख पहचान लेते होंगे इस व्यक्ति को ज़्यादा पंजीरी की ज़रूरत है, बिस्किट की ज़रूरत है, इसको कम है, क्या है, कैसे क्या, बट चल रहा है, एआई आधारित आंगनबाड़ी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 8वीं बार 15 अगस्त पर इन्होंने तिरंगा फहरा दिया, लगातार 8वीं बार। ऐसा करने वाले यूपी के पहले सीएम हैं। मीन्स इतने लंबे समय तक लगातार कोई भी व्यक्ति पद पर नहीं रहा। स्वतंत्रता के पश्चात लगातार इतनी लंबी अवधि तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम है, ध्यान रखो। मीन्स सीएम रहे होंगे लेकिन लगातार इतनी लंबी तक नहीं रहे। हो सकता है 5 साल मिले, फिर थोड़ा गैप हो गया, फिर 5 साल मिल गए, ऐसे तो चला होगा, है ना। जैसे एनडी तिवारी थे, वो रहे हैं लंबे समय तक सीएम, यूपी के रहे, फिर उत्तराखंड के भी बने हैं, बड़े ज़बरदस्त व्यक्ति थे। उनका खुद का एक लड़का था, पता ही नहीं, बाद में लड़का सामने आया कि हमारे डैडी ये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला डीएनए परीक्षण कराएं, बोले डीएनए नहीं दे पाएंगे, ज़बरदस्ती लेके कराया गया तो वो उनका बायोलॉजिकल बेटा निकला। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने के मामले में तथा रुपए कार्ड वितरित करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर, ध्यान रखो। रुपए कार्ड ने इसने चेंज कर दी, लाइफ चेंज कर दी है देश की अर्थव्यवस्था की, मतलब डिजिटल पेमेंट की, अर्थव्यवस्था की नहीं। और अर्थव्यवस्था की भी मान लो यूपीआई ने तो चेंज कर ही दी, है ना। दुनिया में इतना इंस्टेंट, इतने जल्दी आसानी है पेमेंट कहीं नहीं हो रहा है। तो जनधन खाता खोलना, 9.5 करोड़ के आसपास जनधन खाता खोले गए, ये तो एक है। पहले क्या था ना, मास्टर कार्ड और वीजा। बताता हूँ मैं इस कार्ड, रुपए कार्ड की क्या है उपयोगिता। ये दोनों अमेरिका के हैं। होता क्या था, बैंक है, एक बैंक है, वो अपने ग्राहकों की जानकारी दूसरे बैंक को नहीं देना चाह रहा, ठीक है। अब आपको एटीएम है आपका जिस बैंक का, उस बैंक का एटीएम जारी कर दिया तो आप उसी बैंक के एटीएम से निकाल सकते हो पैसा, क्योंकि इसके पास तो जानकारी नहीं है। इसका तोड़ निकाला मास्टर कार्ड और वीजा वालों कि हमारे पास जानकारी शेयर करो, तुम भी कर दो, तुम भी कर दो, तुम एक दूसरे को तो दोगे नहीं क्योंकि हानि हो जाएगी, आपके ग्राहकों को ये उठा ले जाएंगे, इनके को ये ले जाएंगे। हमारे पास जानकारी दो, हम आपकी जानकारी ना इससे शेयर करें ना इसकी, हमारे पास एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें जानकारी क्या होगी, यूज होगी। तो अब कोई भी एसबीआई का एटीएम वाला व्यक्ति है, उसको निकालना है पीएनबी के एटीएम से पैसा, तो उसने अपना मास्टर कार्ड यूज किया यहाँ पर, ठीक है, पीएनबी से निकालना है तो यहाँ पर आपने कार्ड डाला, पैसा निकाला, आवेदन किया, ये मास्टर कार्ड के पास जाएगा। मास्टर कार्ड के पास दोनों का डेटा वो देखेगा कि इसके एसबीआई अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है अगर तो ये निकाल देगा तुरंत। मीडिएटर का काम था, लेकिन इतना ज़्यादा ये पैसा ले रहे थे, चार्जेज बहुत ज़्यादा ले रहे थे,
जब ये चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, आराम से बैठे बैठे मास्टर कार्ड वीजा वाले बैठे बैठे मीडिएटर बन के इतना कमा ले गए कि इन्होंने धुआं काट दिया। अब आया यूपीआई। यूपीआई ने सेम काम किया। यूपीआई कैसे बनाया, अगर आप लोगों को पता हो कि यूपीआई जो है कौन मैनेज करता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जो भी मैनेज करती है एनपीसीआई एल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये मैनेज करती है। तो इसने क्या किया कि आप अब सारे बैंक हमें दो जानकारी हर चीज़ की, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, हम भी शेयर नहीं करेंगे, ये काम हम करें। और इसमें प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं एनपीसीआईएल। और इतना ज़बरदस्त ये प्लेटफॉर्म बना कि अब यूपीआई से ये सारा काम होने लगा, मास्टर कार्ड वीजा वाला। इसलिए ट्रम्प जब पिछली बार आया था ना, वो बड़ा इस पर जोर दे रहा था, ये करो मास्टर कार्ड को, ये करो। फ्री का पैसा पाते ना, इन लोगों को आदत पड़ गई। अब इनका ये खत्म हो गया। फिर भारत सरकार ने रुपे कार्ड ऐसा ही जारी किया। रुपे कार्ड भी सेम है कि रुपे को आप सारी जानकारी देंगे, सारे बैंक देंगे, उनकी भी जानकारी एक दूसरे से शेयर नहीं की जाएगी। जो मास्टर और वीजा कर रहे हैं वो ये काम करेंगे। तो इनका पूरा ढांचा, इनकी कमाई अब ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गई है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 9.5 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए। 9.46 है एक्चुअली अभी, लेकिन ये कब का है, आपका अगस्त का। तो हमने अनुमान लगा के 9.5 कर दिया कि हाँ अब तक हो गया हो। इतना तो भरोसा है हमें यूपी के लोगों पे। उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ, मुरादाबाद शहर में बनाया गया। और एक हमने बताया था कि संविधान पर कार्यक्रम चल रहा था, है ना, वो प्रयागराज में हुआ था। पिछली क्लास में जाके देखो आप लोग। अगला चलते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्राइवेट एफएम रेडियो चरण 3। प्राइवेट एफएम रेडियो लगना है एक, तो रेडियो मिर्ची 98.3, है ना। तो ऐसे ही प्राइवेट एफएम रेडियो चरण 3 के तहत क्या करना है, यूपी के 32 शहरों या कस्बों को इन्होंने चुना है। इन शहरों या कस्बों में 100 प्राइवेट एफएम रेडियो लगाने की या एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। संख्या भी पूछी जा सकती है, शहरों की संख्या भी पूछी जा सकती है। अगर 32 से जाओ तो 32 शहर आपके एक जगह और आए जहां पर भूजल स्तर बढ़ गया था, है ना। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्कूली बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, मिर्जापुर जिला है, वहाँ के डीएम ने आदेश जारी कर दिया कि यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं, अगर वो साइकिल भी चला रहे तो भी हेलमेट पहन के आओ, क्योंकि खतरा है ना। आप जा रहे हो नॉर्मली कुछ नहीं है, दूसरा वाहन भी मार सकता है आपको टक्कर, तो सड़क पे गिरो, सर के बल चोट लगे तो बच्चों के माइंड में ज़्यादा गहरी चोट लग सकती है। तो यहाँ अनिवार्य कर दिया। आगे चलते हैं। हालांकि इस टाइप के कोई भी निर्णय होते हैं या चीज़ें होती हैं तो इसकी आलोचना भी लोग करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत के पहले भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र को शुरू किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रयागराज, यही सारी तो जगह है, प्रयागराज में काम होगा। अभी कुंभ चल रहा है तो सारा काम तो यही हो रहा है ना। वाराणसी है, वृंदावन है, इन्हीं सब जगह काम होता है। तो प्रयागराज में भारत के पहले भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र को शुरू किया जाएगा। कौन शुरू करेगा, इस्कॉन, इसके कौन, ठीक है, या शायद ये होगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये है इस्कॉन। यही लोग अक्षयपात्र फाउंडेशन चलाते हैं, ध्यान रखना। अक्षयपात्र फाउंडेशन वो है जो जितने भी मिड डे मील होते हैं मैक्सिमम का ठेका इन्हीं को मिलता है। बड़ी बड़ी किचन है इनकी, लाखों लोगों को डेली सप्लाई। इसी अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर चंद्रोदय बनाया जा रहा है और ठीक ठाक रेडी हो गया अभी, लेकिन बहुत ऊंचा जाना है उसको। यहाँ पे मैं होके आ गया और इस मंदिर का उद्घाटन किया था प्रणब मुखर्जी जब वो राष्ट्रपति थे। और बड़ी सोसाइटी, दुनिया भर में बड़े बड़े मंदिर इन्होंने बना रखे हैं धर्म के लिए। बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है। बड़ी सी गौशाला है इनकी मथुरा में, हजारों 50,000 से ज़्यादा गाय हैं यहाँ पे, है ना। तो ये इस्कॉन के बारे में जानकारी फिर से आ जाते हैं। इसमें कुल 12 विभाग खोले जाएंगे जहां भजन कीर्तन से लेकर पुजारियों को मंत्रोच्चार तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। भजन कीर्तन भी होंगे, मंत्रोच्चार भी होंगे, ये सारा काम कराया जाएगा यहाँ पे। बड़े अच्छी बात है धर्म के लिए। इसका निर्माण इस्कॉन संस्था द्वारा किया जाएगा। तो केंद्र का नाम याद रखो, भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज में। आगे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। आप लोगों को याद हो
कि हमारा गगन मिशन गगनयान, इसके लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को सब 3 से 5 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाना है। निचली कक्षा में जाएंगे, वहाँ रहेंगे। ठीक है, गगनयान मिशन है, थोड़ा डिले हुआ है। ये हमारा बनेगा बेस किसका, हमें अंतरिक्ष स्टेशन बनानी है 2040 तक, उसका बेस बनेगा ये। इसमें से चुना गया था इंडियन एयरफोर्स के हमारे 20 जवानों को, 3 को। यूपी के थे शुभांशु शुक्ला, एक और व्यक्ति हैं यूपी के, ये शुभांशु शुक्ला जो हैं, इनको चुना गया है नासा। अब इसके पहले इनका बहुत हो रहा है, पहले इनकी रसिया में ट्रेनिंग हुई इन लोगों की। इंडिया का यही तो जवाब नहीं है, इंडिया की विदेश नीति का। इन लोगों को उस वातावरण में रहने की ट्रेनिंग पहले रसिया ने दी, सूट वगैरह बनाने में रसिया ने मदद की, सारी चीज़ें यहाँ हो गई, तो फिर नासा के साथ एक हो गया कोलिजन। अब नासा क्या कर रही है, अभी इनको भेज रही, शायद ये जाने वाले हैं। नासा इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये ऐसा स्टेशन है जहाँ पे USA भी शामिल है, रसिया भी शामिल है, USSR सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे भेजेंगे, कुछ दिन यहाँ रह के आएंगे, तो सारी चीज़ें जान के आएंगे। नाम है शुभांशु शुक्ला, कैप्टन थे। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन के लिए इनको चुना गया है। आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग बोलो यूरिया क्या, यहाँ पे खेती हो रही है रोडवेज बसों में? कुछ बसें तो हैं भी ऐसी कि जहाँ पे मिट्टी डाल दी जाए बढ़िया, तो इनका जैसे गमले का यूज होता है वैसे ही यूज किया जाए, बढ़िया खेती भी हो सकती है। बट यहाँ पर क्या है ना, यूरिया का यूज करते हो तो इसके इंजन की एवरेज परफॉर्मेंस सुधर जाती है। ऐसा हमारे रोडवेज बस वालों ने, जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, नया खोज की है, तो इसके लिए यूज किया जा रहा है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में अलग अलग एजेंसियां लगी थी, आप लोगों को सबको पता होगा, NSG लगी थी, है ना, और जितनी IB वगैरह, रॉ वगैरह, ये सब तो लगी ही थी। इन एजेंसियों के कंट्रोल रूम और कार्यालय के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से एक इंटीग्रेटेड कमांड और सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का निर्माण किस थीम पर होगा, राम मंदिर की थीम पर। आखिरी पॉइंट है, उत्तर प्रदेश महिलाओं द्वारा स्टार्टअप शुरू करने में भारत में प्रथम स्थान पर है। जो महिला स्टार्टअप शुरू करती हैं। आप लोगों को जो पढ़ने के लिए काम है नहीं, अभी ज़्यादा पॉइंट है, ठीक है। मूड ऑफ द नेशन एक सर्वे कराती है, आप लोगों को पता है, ये पोर्टल है, सर्वे कराता है मूड ऑफ द नेशन, पूरे देश का मूड जानते हैं, पूरी दुनिया में सर्वे कराता है। इस सर्वे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुने गए। इनके पीछे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल इनसे बहुत पीछे हैं, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश की पहली ड्रोन चौकी कहाँ बनेगी, लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। यूपी की पहली ड्रोन चौकी मीन ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस किया जाएगा, सारी चेक जांच हर चीज़ ड्रोन के माध्यम से होगी। ई रजिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर माध्यम से रजिस्ट्री करने वाला उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया। फिर से इम्पोर्टेंट, क्योंकि रजिस्ट्री में क्या होता है, स्टाम्प लगते हैं, वकीलों के साइन होते हैं, दुनियादारी सारी चीज़ें होती हैं। वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा काम आपको पेपर पर ही करना पड़ता है, लेकिन इसको ख़त्म करना है तो करना है, मान लिया, और इन्होंने कर दी शुरुआत। ई स्टाम्प भी लगा दिए होंगे, ई साइन सब कुछ ही कर दिया होगा। वाराणसी में गंगा नदी पर एक ब्रिज बनाया जाएगा। अभी तो प्रयागराज में था केबल ब्रिज, वाराणसी में गंगा नदी पर सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में कोई अगर रहता है मुखर्जी नगर के आसपास तो वो गया होगा वहाँ पे, ठीक है। तो सिग्नेचर ब्रिज में भी एक्चुअली केबलों का यूज होता है, ठीक है। तो सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए होगी, तथा यह देश का पहला ऐसा पुल होगा जिसमें 6 लेन तो सड़क भी होगी, साथ में 4 लेन के रेलवे ट्रैक भी होंगे, रेलवे की भी 4 लाइनें बनेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी पर बनेगा। यहाँ पर आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। ये सारी चीज़ें वही बैच है, फॉरेस्ट गार्ड बैच चल रहा है, जिसको भी तैयारी करनी, जो भी आपके टच में है, अगर करना चाहता है निष्फिक्र होके आए। आपको एक गारंटी यहाँ से मिलती है कि जो भी बैच चल रहा है उस बैच में पढ़ने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ना किसी टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, ना किसी कंटेंट के लिए जाना पड़ेगा। जो भी पढ़ाया गया उसका अगर 80% भी कवर कर लिया तो समझ लें सिलेक्शन से 15 नंबर ऊपर रहोगे, हर बैच का यही है। तो ये फॉरेस्ट गार्ड का है, ये आपका जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा है, RO का बैच चल रहा है, BPO चल रहा है,
है ना, मंडी से चिप टोटल 5 बैच चल रहे हैं। जिसको भी जो ज्वाइन करना है जीएस रेवोल्यूशन ऐप डाउनलोड करे और वहाँ से बैच मिल जाएगा उसको। कोई प्रॉब्लम आती है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अब आपके कितने महीने के बचे हैं? अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ इस साल के, और बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक आपको 2024 का पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपके अप्रैल और मई में एग्जाम हो ही जाने हैं सारे, तो बस यहाँ पे आप लोगों का काम हो जाएगा। धन्यवाद।